नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख को भारतीय सिनेमा में उनके जीवन पर्यंत योगदान के लिए 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबाजी में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2021-22 के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा को राज्य आपदा शमन कोष के केंद्रीय हिस्से से 488 करोड़ रुपए जारी किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार का लक्ष्य 2025 तक 35,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात हासिल करना है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय पोषण माह के समापन समारोह पोषण उत्सव का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में सबसे स्वच्छ राज्यों और शहरों को सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री कल सुबह 5G सेवाओं की शुरुआत करेंगे। गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों में ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता। अमोद जैकब ने 400 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। बांग्लादेश में महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से। समाचार संध्या में निखिल कुमार के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। वर्ष 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख को दिया गया। श्रीमती मुर्मू ने भारतीय सिनेमा में शानदार योगदान के लिए अभिनेत्री आशा पारेख की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि फिल्म और फिल्म निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आशा पारेख ने इस पुरस्कार के लिए ज्यूरी को धन्यवाद दिया। It is a huge honor to have received the Dada Saheb Phalke Award. It makes me very grateful that the recognition comes to me just one day before my 80th birthday. This is the best honor I could get from the Government of India. I would like to thank the jury for the recognition that they have bestowed upon me, my long journey and fulfilling the journey in the film industry. सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों ने पिछले कुछ वर्षों में उत्कृष्टता को मान्यता दी है। Today, cinema has crossed the boundaries of theatre and reached the comforts of our homes and mobile phones with the advent of the OTT. And during the COVID-19 pandemic, we have seen how OTT platforms has emerged and how the numbers have grown. And in the midst of the grim reality of COVID and fragile global macroeconomic conditions, the Manoranjan and messaging provided by you was only beacon of hope for all of us. हमारे संवाददाता ने बताया है कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सहित कई श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए। तमिल फिल्म सोरारई पोट्रू को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। हिंदी फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। अजय देवगन को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। सोरारई पोट्रू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार सूर्या को और अपर्णा बालामुरली को इसी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया। डांगी भाषा की टेस्टिमनी ऑफ एना को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ। मराठी फिल्म फनरल को सामाजिक मुद्दों पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म के सम्मान से पुरस्कृत किया गया। सच्चिदानंद केआर को मलयालम फिल्म ए के अयप्पनम कोशियुम के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। मराठी फिल्म सुमी को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार दिया गया। मनोज मुंतशिर को हिंदी फिल्म साइना में सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए पुरस्कृत किया गया। राहुल देशपांडे को मराठी फिल्म मी वसंतराव के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार मिला और नंचम्मा को मलयालम फिल्म ए के अयप्पनम कोशियुम के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार दिया गया। कन्नड़ फिल्म तले दंडा को पर्यावरण संरक्षण पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। बंगाली भाषा की फिल्म अभिजात्रिक के लिए सुप्रतिम भोल को सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार प्रदान किया गया। समाचार कक्ष से चंद्रिका जोशी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अब तक देश में 3 करोड़ से अधिक घर बनाकर गरीबों को दिए हैं और इसमें अधिकतर घरों की मालकिन माताएं और बहनें हैं। गुजरात के अंबाजी में श्री मोदी ने कहा कि त्योहार के इस मौसम में गरीब परिवार की बहनों को रसोई चलाने में कोई समस्या न हो, इसलिए सरकार ने मुफ्त राशन योजना को आगे बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि मुश्किल समय में देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को राहत देने वाली इस योजना पर केंद्र सरकार करीब 4 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 दशकों के निरंतर प्रयासों से बनासकांठा की तस्वीर बदल चुकी है। इसमें नर्मदा के नीर और बूंद बूंद सिंचाई ने बड़ी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं का सम्मान हमारी संस्कृति में है और सभी सरकारी योजनाओं के केंद्र में महिला शक्ति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंबाजी में शुरू की गई परियोजनाओं का क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। तरंगा हिल अंबाजी आबू रेल लाइन से पर्यटन गतिविधियों और क्षेत्र के संगमरमर उद्योगों को भी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने बहुप्रतीक्षित तरंगा हिल आबू रोड रेल लाइन की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने 60,000 से अधिक घरों के लिए विभिन्न आवास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने न्यू अंबाजी बाईपास रोड की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने सीएम गौवंश पोषण योजना का भी शुभारंभ किया और 85 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मीठा थराड़ दीसा लखनी मार्ग का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज बाद में अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और अंबाजी की महाआरती में शामिल होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अंबाजी में रोड शो किया था। श्री मोदी का अभिनंदन और स्वागत करने के लिए मार्ग के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने आज गुजरात में गांधीनगर रेलवे स्टेशन से नई और आधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वाकांक्षी अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। अहमदाबाद में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के भारत से देश के शहरों को नई गति मिलेगी। 21वीं सदी के भारत को देश के शहरों से नई गति मिलने वाली है। हमें बदलते हुए समय और बदलती हुई जरूरतों के साथ अपने शहरों को भी निरंतर आधुनिक बनाना जरूरी है। शहर में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम आधुनिक हो, सीमलेस कनेक्टिविटी हो, यातायात का एक साधन दूसरे को सपोर्ट करे, ये किया जाना बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुराने शहरों में सुधार और विस्तार पर ध्यान दिए जाने के साथ साथ वैश्विक व्यापार की मांग के अनुरूप नए शहरों का निर्माण भी किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार एक साथ बसे 2 शहरों के नेटवर्क के निर्माण पर ध्यान दे रही है। देश के शहरों के विकास पर इतना बड़ा निवेश इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये शहर आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण को सुनिश्चित करने वाले हैं। यही अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, भोपाल, इंदौर, जयपुर हिंदुस्तान के 25 साल के भाग्य को गढ़ने वाले। ये निवेश सिर्फ कनेक्टिविटी तक सीमित नहीं है, बल्कि दर्जनों शहरों में स्मार्ट सुविधाएं बन रही हैं, मूल सुविधाओं को सुधारा जा रहा है। ट्विन सिटी का विकास कैसे होता है, गांधीनगर, अहमदाबाद इसका उत्तम उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत के शहरी विकास के लिए आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। आज 21वीं सदी के भारत के लिए, अर्बन कनेक्टिविटी के लिए और आत्मनिर्भर होते भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। थोड़ी देर पहले मैंने गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस के तेज रफ्तार सफर का अनुभव किया। ये सफर था तो कुछ मिनटों का ही, लेकिन ये मेरे लिए बहुत गौरव से भरे क्षण थे। ये देश की पहली वंदे भारत ट्रेन है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के प्रति अपनी सरकार के संकल्प को दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक बसों के निर्माण और संचालन के लिए फेम योजना शुरू की है।
गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2021-22 के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा को राज्य आपदा शमन कोष एसडीएमएफ के केंद्रीय हिस्से के रूप में 488 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए राज्य आपदा शमन कोष को 32,000 करोड़ रुपए से अधिक और राष्ट्रीय आपदा शमन कोष को 13,693 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया है। इन निधियों का उपयोग स्थानीय स्तर और समुदाय आधारित हस्तक्षेपों को शामिल करते हुए शमन गतिविधियों में किया जाएगा। इससे आपदाओं का जोखिम कम होगा और पर्यावरण के अनुकूल बस्तियों को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2025 तक 35,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात लक्ष्य हासिल करना है। उन्होंने कहा कि रक्षा विनिर्माण एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसमें आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करना आवश्यक है। रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में आयुध निर्माण बोर्ड की 7 रक्षा कंपनियों के कामकाज की समीक्षा की। इन कंपनियों का परिचालन पिछले वर्ष 1 अक्टूबर से शुरू किया गया था। रक्षा मंत्री ने कहा कि आयुध निर्माण बोर्ड का निगमीकरण देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सुधार का एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 तक एरोस्पेस तथा रक्षा वस्तुओं और सेवाओं में 1,75,000 करोड़ रुपए के कारोबार का लक्ष्य रखा है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय पोषण माह के समापन पर पोषण उत्सव का शुभारंभ किया। रविवार तक नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। समारोह में दिल्ली में आंगनवाड़ी केंद्रों और सरकारी स्कूलों के साथ साथ बाल देखभाल संस्थानों के बच्चे भी शामिल हुए। पोषण केवल अभियान नहीं, देश की जिद। देश ने है ठाना शिशु, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सुपोषित है बनाना। आइए, अवसर है इस पोषण माह में मनोरंजन के संग पोषण को जानने का, समझने का और अपने बच्चों को समझाने का। यहाँ होगा गायक शान का शानदार परफॉर्मेंस भी। पोषण एक्सेस दिखाएगा अलग अलग राज्यों के पोषण का हाल। बड़ी सी पोषण की सांप सीढ़ी सिखाएगी कैसे जंक फूड से आप उतरेंगे नीचे और अच्छे खाने से चढ़ेंगे सेहत की सीढ़ी। साथ ही फ्री हेल्थ चेकअप और कंसल्टेशन भी पाएं। पोषण उत्सव 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022, कर्तव्य पथ, नई दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। देश भर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार, मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट, आजादी का इतिहास। डाउनलोड करे आजादी क्वेस्ट, ये लो जीतो ढेरों इनाम। मौका पाए जुड़ने का रेडियो और डीडी के साथ। सिर्फ खेल नहीं, उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाएं ढेरों इनाम। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख को भारतीय सिनेमा में उनके जीवन पर्यंत योगदान के लिए 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबाजी में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2021-22 के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा को राज्य आपदा शमन कोष के केंद्रीय हिस्से में 488 करोड़ रुपए जारी किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार का लक्ष्य 2025 तक 35,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात हासिल करना है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय पोषण माह के समापन समारोह पोषण उत्सव का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में सबसे स्वच्छ राज्यों और शहरों को सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री कल सुबह 5G सेवाओं की शुरुआत करेंगे। गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों में ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता। अमोद जैकब ने 400 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और बांग्लादेश में महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि किसी भी विकसित देश में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली दूरसंचार और इंटरनेट सेवाओं का होना बहुत आवश्यक है। राष्ट्रपति भवन में आज उन्होंने अधिकारियों के एक समूह तथा भारतीय रक्षा संपदा सेवा, भारतीय कौशल विकास सेवा, भारतीय व्यापार सेवा और भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारियों को संबोधित किया।
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारियों की ये जिम्मेदारी है कि वे नई तकनीकी प्रगति से संबद्ध रहें, क्योंकि देश 5G मोबाइल सेवाओं की ओर बढ़ रहा है। राष्ट्रपति कल नई दिल्ली में आजादी एट 75 स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत सबसे सफल राज्यों और शहरों को पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार कचरा मुक्त शहरों के दृष्टिकोण को लेकर स्वच्छ भारत शहरी अभियान की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दिए जाएंगे। पुरस्कार समारोह में देश के कई गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे और विभिन्न श्रेणियों के 160 से अधिक पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में 5G सेवाओं की शुरुआत करेंगे। ये तकनीक ऊर्जा, स्पेक्ट्रम और नेटवर्क दक्षता में वृद्धि के साथ बिना किसी रुकावट के अत्यधिक डेटा दर और कम समय में सबसे ज्यादा विश्वसनीय संचार प्रदान करेगी। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2 वर्षों में पूरे देश में 5G सेवाओं की सुविधाएं उपलब्ध कराना है और इसके लिए करीब 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। हाल ही में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के सकल राजस्व के साथ 51,236 मेगाहर्ट्ज का आवंटन किया गया था। प्रधानमंत्री भारतीय मोबाइल कांग्रेस IMC के 6ठे संस्करण का भी उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कल युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत 2022 का शुभारंभ करेंगे। 1 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम के माध्यम से 1 करोड़ किलोग्राम प्लास्टिक कचरे के निपटान का लक्ष्य रखा गया है। श्री ठाकुर ने कहा कि देश को स्वच्छ बनाने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक स्वच्छ भारत अभियान शुरू कर रहा है और इस अभियान में NYKS से जुड़े हुए सभी यूथ क्लब्स और राष्ट्रीय सेवा योजना के युवाओं और स्वयं सेवकों के माध्यम से देश भर के 744 जिलों के 6 लाख गांवों में युवाओं और समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। खरीफ फसल के लिए विपणन सत्र 2022-23 में 518 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद का अनुमान है। सरकार ने कहा है कि आने वाले दिनों में सभी राज्य खरीद के लिए तैयार हैं। तमिलनाडु में धान की खरीद शुरू हो गई है। पिछले वर्ष की तुलना में कल तक लगभग 2.71 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी थी। सरकार ने इस वर्ष से गुणवत्तापूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर चावल की खरीद अनिवार्य कर दी है। आगामी खरीफ विपणन सत्र के दौरान राज्यों ने पोषक अनाज के अंतर्गत खरीद के लिए 13.71 लाख मीट्रिक टन मोटे अनाज की मात्रा प्रस्तावित की है। केंद्र ने आज कहा है कि भारतीय खाद्य निगम FCI के पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्न योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है। केंद्रीय पूल में FCI के पास लगभग 232 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 209 लाख मीट्रिक टन चावल है। कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव आज संपन्न हो गया। ये अभियान 15 जुलाई को शुरू हुआ था। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 75 दिवसीय अभियान में पात्र वयस्क लोगों के लिए निःशुल्क कोविड टीकाकरण की एहतियाती खुराक के लिए विशेष अभियान आयोजित किए। इस अवधि में 76,18,000 से अधिक पहली खुराक, 2 करोड़ 35 लाख दूसरी खुराक और 15 करोड़ 92 लाख एहतियाती खुराक दी गई। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। आज की कड़ी में हम आपके लिए आयुष के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। आयुष भारत में प्रचलित चिकित्सा प्रणालियों आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी का संक्षिप्त रूप है। ये प्रणालियां चिकित्सा दर्शन पर आधारित हैं और बीमारियों की रोकथाम तथा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के साथ स्वस्थ जीवन जीने के तरीके का प्रतिनिधित्व करती हैं।
स्वास्थ्य, रोग और उपचार पर इन सभी प्रणालियों का समग्र दृष्टिकोण है। ये पुरानी से पुरानी बीमारियों के केवल लक्षणों के बजाय मूल कारण को समाप्त करती है और विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए उत्कृष्ट प्रणाली है। वर्ष 1995 में इन प्रणालियों के अधिकतम और केंद्रित विकास के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी विभाग का गठन किया गया था। वर्ष 2003 में इस विभाग का नाम बदलकर आयुष विभाग कर दिया गया था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने वर्ष 2014 में इस विभाग के स्थान पर आधिकारिक रूप से आयुष मंत्रालय का गठन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पारंपरिक चिकित्सा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत आयुष चिन्ह जारी करेगा, जो देश में बने गुणवत्तापूर्ण आयुष उत्पादों को प्रमाणित करेगा। आयुष प्रोडक्ट्स के निर्यात को प्रमोट करने के लिए भी बीते सालों में अभूतपूर्व प्रयास हुए हैं। दूसरे देशों के साथ आयुष औषधियों की परस्पर मान्यता पर बल दिया गया है। इसके लिए हमने बीते सालों में अलग अलग देशों के साथ 50 से अधिक एमओयू किए हैं। हमारे आयुष एक्सपर्ट्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के साथ मिलकर आईएसओ स्टैंडर्ड्स विकसित कर रहे हैं। इससे आयुष के लिए 150 देशों से भी अधिक देशों में एक विशाल एक्सपोर्ट मार्केट खुलेगा। हील इन इंडिया अर्थात भारत में स्वास्थ्य लाभ लेने की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने ये भी घोषणा की थी कि उन लोगों के लिए एक विशेष वीजा श्रेणी बनाई जाएगी जो आयुष उपचारों का लाभ प्राप्त करने के लिए भारत की यात्रा करना चाहते हैं। जो विदेशी नागरिक आयुष चिकित्सा का लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए सरकार एक और पहल कर रही है। शीघ्र ही भारत एक विशेष आयुष वीजा कैटेगरी शुरू करने जा रही है। इससे लोगों को आयुष चिकित्सा के लिए भारत आने जाने में सहूलियत होगी। योग अब वैश्विक स्वास्थ्य का प्रतीक बन गया है और कई देशों ने इसे अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में शामिल करना शुरू कर दिया है। इसी प्रकार आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्ध और यूनानी के सिद्धांतों और चिकित्सा प्रणाली को समझने की काफी उत्सुकता है। विशेष रूप से गैर संचारी रोगों की चिकित्सा में बढ़ती चुनौतियों, जीवन शैली में परिवर्तन, दीर्घकालिक रोगों और नई बीमारियों के सामने आने के कारण दुनिया भर के लोग इन चिकित्सा प्रणालियों को अपना रहे हैं। आयुष स्वास्थ्य सेवाओं में आ रही समस्याओं को दूर करता है, दूर दराज के क्षेत्रों में कम लागत वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है और बुजुर्गों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान करता है। आयुष द्वारा विशेष रूप से योग के माध्यम से तंबाकू और नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। ये मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी जीवन शैली पर आधारित बीमारियों के उपचार में भी उपयोगी है। कम दुष्प्रभाव होने के कारण आबादी का बड़ा हिस्सा आयुष को पसंद करता है। आयुष दवाओं का व्यापक रूप से एक विकल्प के रूप में या दीर्घकालिक रोगों में जैव चिकित्सा के साथ सहायक उपचार के रूप में उपयोग किया जाता है। इसलिए स्वास्थ्य व्यवस्था में इस बदलाव के कारण आयुष की प्रासंगिकता अब और अधिक हो गई है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार स्वास्थ्य देखभाल के लिए आयुष को प्रोत्साहित कर रही है। संक्षेप में कहें तो न्यू इंडिया को स्वस्थ बनाने में आयुष की प्रमुख भूमिका है। भारत स्वास्थ्य सेवा में वैज्ञानिक नेतृत्व तभी कर सकता है जब आधुनिक और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियां अपनी अपनी शक्तियों को स्वीकार करते हुए आपसी सम्मान के साथ मिलकर काम करें। चरक के शब्दों में, जिनके पास ज्ञान, विचार, बुद्धि, ध्यान, परिश्रम और कर्म है, उनके लिए विश्व में कुछ भी असंभव नहीं है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम को ट्विटर पर @AIR News Alerts, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR, ऑफिशियल न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुना जा सकता है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने आज प्रमुख रक्षा अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय साउथ ब्लॉक के लॉन में एक कार्यक्रम में श्री चौहान को तीनों सेनाओं की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री चौहान ने कहा कि वे तीनों सेनाओं के सहयोग से सभी चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद की जो आशाएं और उपेक्षाएं भारत के तीनों सेनाओं को या सरकार की या
हमारे देशवासियों की है, मैं उन्हें पूरा करने की भरपूर कोशिश करूंगा। हमारे सामने सुरक्षा संबंधी जो भी चुनौतियां हैं और मुश्किलें हैं, हम उसे मिलकर साझा रूप से दूर करने की कोशिश करेंगे। आकाशवाणी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के 10 कर्मियों को एक विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम वॉइस कल्चर एंड प्रेजेंटेशन एंड लैंग्वेज आर्टिकुलेशन कोर्स का प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक वसुधा गुप्ता ने कहा कि आईटीबीपी और सीएपीएफ राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे हैं और आकाशवाणी संचार कौशल में प्रशिक्षण देने के काम पर गर्व का अनुभव करता है। उन्होंने कहा कि ये विशेष प्रशिक्षण दूर दराज के सीमावर्ती क्षेत्रों और नागरिक कार्रवाई कार्यक्रमों तक पहुंचने सहित अन्य कार्यक्रमों में विशेष रूप से आकाशवाणी और आईटीबीपी दोनों की सहायता करेगा। नागालैंड सरकार ने राज्य में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस आशय के आदेश कल जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के अंतर्गत पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों को गैर कानूनी घोषित किया था। राज्य सरकार ने पुलिस आयुक्तों, जिला मजिस्ट्रेट और उपायुक्तों को आदेशों का पालन करने को कहा है। कश्मीर के बारामूला जिले के पट्टन इलाके में यादीपोरा गांव में आज तड़के सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। दोनों आतंकवादी जैश ए मोहम्मद गुट से संबंधित थे। इससे पहले इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने संयुक्त रूप से तलाश अभियान चलाया था। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और केएन त्रिपाठी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के आगामी चुनाव के लिए आज नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो 17 अक्टूबर को चुनाव कराया जाएगा। मतों की गिनती 19 अक्टूबर को होगी। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत ब्याज दर रेपो दर में 50 आधार अंकों की वृद्धि करने का फैसला किया है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.9% हो गई है, जो 3 साल में सबसे उच्चतम स्तर पर है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग की शोध रिपोर्ट में संभावना व्यक्त की गई है कि रिजर्व बैंक के वृद्धि दर चक्र को दिसंबर तक बढ़ाया जा सकता है। टाटा कैपिटल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव सभरवाल ने कहा कि रेपो दर में वृद्धि से मुद्रास्फीति के बढ़ते दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से अमरीकी डॉलर की तुलना में रुपए के गिरते मूल्य को रोकने के लिए विदेशी पूंजी प्रवाह में सुधार आएगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल। 7 कारोबारी सत्र की गिरावट के बाद बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 1.8% के उछाल से 1017 अंक बढ़कर 57,427 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.6% की मजबूती से 276 अंक उछलकर 17,094 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 52 पैसे की मजबूती से 81.34 रुपये के स्तर पर दर्ज हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड के वायदा भाव 16 सेंट की बढ़त से $88 के स्तर के आसपास दर्ज हुए। गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों में महिला भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। अमोद जैकब ने 400 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में ज्योति याराजी पहले जबकि दुती चंद दूसरे स्थान पर रहीं। पदक तालिका में पश्चिम बंगाल 4 स्वर्ण सहित कुल 9 पदक लेकर पहले, गुजरात दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर है। बांग्लादेश में महिला 2020 एशिया कप में कल भारत का सामना श्रीलंका से होगा। टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया और संयुक्त अरब अमारात की टीमें हिस्सा ले रही हैं। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। दिल्ली में बादल छाए रहने का अनुमान है। मुंबई में 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं। चेन्नई और कोलकाता में बारिश हो सकती है। जम्मू, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा, जबकि श्रीनगर और लेह में बादल छाए रहेंगे। गुवाहाटी, शिलंग, गैंगटॉक, अगरतला, ईटानगर और आइजॉल में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख को भारतीय सिनेमा में उनके जीवन पर्यंत योगदान के लिए 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबाजी में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2021-22 के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा को राज्य आपदा शमन कोष के लिए केंद्रीय हिस्से में 488 करोड़ रुपए जारी किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा,
सरकार का लक्ष्य 2025 तक 35,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात हासिल करना है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय पोषण माह के समापन समारोह पोषण उत्सव का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में सबसे स्वच्छ राज्यों और शहरों को सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री कल सुबह 5G सेवाओं की शुरूआत करेंगे। गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों में ओलिंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता और बांग्लादेश में महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।